हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी विद तमन्ना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन। तो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है बजट 2021। जी हाँ, हमारे देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बजट 2021 को पेश किया गया है। तो आज हम अपने इस वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में और बजट 2021 के इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स को समझेंगे। ये जो टॉपिक है ये आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बजट 2021। तो पहला क्वेश्चन है आपका, भारत के इतिहास में पेपरलेस बजट, ध्यान दीजिए, पेपरलेस बजट कब पेश किया गया। तो भारत के इतिहास में पेपरलेस बजट पेश किया गया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2021 में। जी हाँ, निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो 2021 में बजट पेश किया गया है वो पेपरलेस बजट है। और ये भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि वित्त मंत्री जी के द्वारा पेपरलेस बजट को पेश किया गया है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान में रखना है कि वित्त मंत्रालय ने बजट दस्तावेजों के लिए एक ऐप जारी किया है। अब ये ऐप इसलिए जारी किया गया है कि बजट से रिलेटेड जितने भी दस्तावेज होंगे उनको ऐप के ज़रिए जितने भी लोग हैं उन तक पहुंचाया जा सके, यानी कि इस जानकारी को जन जन तक पहुंचाने के लिए, जितने मंत्री हैं वहां तक पहुंचाने के लिए एक ऐप का निर्माण भी किया गया है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि भारत के इतिहास में पहला पेपरलेस बजट कब पेश किया गया। तो 2021 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, किस वित्तीय वर्ष के लिए बजट 2021 पेश हुआ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2021 से 22। तो वित्तीय वर्ष किसके लिए बजट 2021 पेश हुआ है। तो 2021 से 2022 के लिए, इसी वित्तीय वर्ष के लिए बजट 2021 को पेश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3, संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट का उल्लेख है। तो संविधान के, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। यहाँ आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि संविधान के किसी भी अनुच्छेद में बजट शब्द का उपयोग नहीं किया गया। वहाँ पर किस चीज़ का उपयोग किया गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुच्छेद 112 में। ये आपको ध्यान में रखना है। और बजट जो है वो आम बोलचाल की भाषा में इसको बोला जाता है, तो ये भी आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट में क्या क्या शामिल होता है, उसके विवरण क्या है। एक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार के अनुमानित खर्च का विवरण। तो बजट में वार्षिक वित्तीय विवरण में शामिल होता है राजस्व और पूंजी की अनुमानित प्राप्तियां, यानी कि राजस्व और पूंजी के लिए जो हमारा पूंजीगत व्यय होता है इसके लिए, और राजस्व जो व्यय होता है इसके लिए जो राशियां हैं वो कहाँ से प्राप्त होगी, खर्चे का अनुमान लगाया जाता है, वास्तविक प्राप्तियां और खर्चों का विवरण, राजस्व बढ़ाने के उपाय, और आने वाले साल के लिए वित्तीय और आर्थिक नीतियां। तो इन सभी को साझा किया जाता है, इन सभी का विवरण लिखा जाता है कहाँ पर, बजट में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, केंद्रीय बजट 2021-22 को संसद में कब और किसने पेश किया। तो केंद्रीय बजट 2021-22 को संसद में, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, 1 फरवरी
को पेश किया गया और किसके द्वारा किया गया, तो हमारे देश के जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी, उनके द्वारा पेश किया गया। तो ध्यान रखना है आपको, केंद्रीय बजट 2021-22 को संसद में 1 फरवरी को और निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पेश किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, वार्षिक वित्तीय वर्ष कब शुरू होता है? ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो वार्षिक वित्तीय वर्ष शुरू होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, अब तक का सबसे लंबा बजट भाषण किसके द्वारा दिया गया है? तो अब तक का सबसे लंबा बजट भाषण दिया गया है, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पिछले साल यानी कि 2020 में संसद में बजट पेश करते हुए 2 घंटे यानी कि 2 hours 39 मिनट भाषण दिया था, जो अब तक का सबसे लंबा बजट भाषण है। और इससे पहले भी 2019 में निर्मला सीतारमण जी ने 2 hours 8 मिनट का बजट भाषण दिया था और उस समय भी निर्मला सीतारमण ने रिकॉर्ड तोड़ दिया था। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अब तक का सबसे लंबा बजट भाषण निर्मला सीतारमण जी के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, केंद्रीय बजट 2021-22 किस थीम पर आधारित है? तो केंद्रीय बजट 21-22 की जो थीम है वो क्या है? ऑप्शन ए, महत्वाकांक्षी भारत, ऑप्शन बी, देखभाल करने वाला समाज, ऑप्शन सी, सभी के लिए आर्थिक विकास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो केंद्रीय बजट 2021-22 की जो थीम है वो ये 3 थीम है, इस पर ये आधारित है, महत्वाकांक्षी भारत, देखभाल करने वाला समाज, सभी के लिए आर्थिक विकास। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, केंद्रीय बजट 2021-22 के कुल कितने स्तंभ हैं? तो केंद्रीय बजट 2021-22 के स्तंभ है कुल, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, 6 स्तंभ है। कितने हैं? 6 इसके पिलर है जिसकी बात की गई है और इन 6 पिलरों को भी अब हम डिस्कस कर लेते हैं। 6 पिलर में सबसे पहले आता है स्वास्थ्य और कल्याण, सेकंड है भौतिक और वित्तीय पूंजी, बुनियादी ढांचा यानी कि जो बेसिक हमारा जो ढांचा है उसको मजबूत करना, थर्ड है आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, फोर्थ है मानव पूंजी को मजबूत बनाना, फिफ्थ है नवाचार और अनुसंधान एवं विकास यानी कि इनोवेशंस, रिसर्च पर ध्यान देना, उसकी डेवलपमेंट करना, सिक्स्थ है न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। तो ये हमारे 6 पिलर है जो कि केंद्रीय बजट 2021 और 22 को निर्धारित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, हमारे देश की पहली पूर्वकालिक महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निर्मला सीतारमण जी। तो हमारे देश की पहली पूर्वकालिक महिला वित्त मंत्री बनी है निर्मला सीतारमण जी। आप अगर पिक्चर में देखेंगे तो हाथों में लाल झोली, दक्षिण भारतीय कलाओं की पारंपरिक साड़ी और मुख पर मुस्कान लिए तमिलनाडु की ये महिला भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री है। इन्होंने अपनी सूझबूझ से, सुलझे हुए व्यक्तित्व से और राजनीतिक कौशल से मोदी सरकार में वित्त मंत्री का प्रभार संभाला है। अगर हम इनके व्यक्तित्व की बात करते हैं कि इनका व्यक्तित्व किस प्रकार का है, इनकी पर्सनालिटी इस प्रकार की है कि ये सीतारमण जी देश की पहली पूर्वकालिक महिला वित्त मंत्री है। वाकपटुता और उम्दा सोच के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने निर्मला सीतारमण पर भरोसा जताया है और उनको वित्त विभाग की जिम्मेदारी दी है यानी कि उनका मुखिया बनाया है। तो हमारे देश की पहली पूर्वकालिक महिला वित्त मंत्री है, उसका ऑप्शन नंबर ए निर्मला सीतारमण राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, केंद्रीय बजट 2021-22 में
आर्थिक रिकवरी, ध्यान दीजिए, आर्थिक रिकवरी को बनाए रखने के लिए किस महत्वपूर्ण बिंदु पर जोर दिया गया है? तो केंद्रीय बजट 2021-22 में आर्थिक रिकवरी को बनाए रखने के लिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, लगातार तीसरी बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो लगातार तीसरी बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री बनी है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निर्मला सीतारमण जी। जी हाँ, निर्मला सीतारमण जी के द्वारा संसद में 3 बार बजट पेश कर दिया गया है और इसीलिए लगातार तीसरी बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री बन गई है निर्मला सीतारमण जी। तो ये भी अपने आप में एक बेहतर और एक बहुत ही अनुभवी रिकॉर्ड है। अब हम बात करते हैं वार्षिक वित्त विवरण के इतिहास की, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि भारत में बजट की जो शुरुआत हुई थी वो ब्रिटिश काल से हुई थी। कब हुई थी? ब्रिटिश काल से। बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के लैटिन शब्द बुल्गा से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला। ये जो क्वेश्चन है बहुत बार आपके एग्जाम्स में पूछा गया है कि किस शब्द से बजट शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो ये फ्रेंच भाषा के लैटिन शब्द है बुल्गा, इससे इसकी उत्पत्ति हुई है और इसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। देश का पहला बजट वित्त सदस्य जेम्स विल्सन ने 1860 में पेश किया था, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को तत्कालीन वित्त मंत्री आर के शनमुखम चेट्टी जी के द्वारा पेश किया गया था। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं कुछ इतिहास की। भारतीय गणतंत्र की स्थापना के बाद पहला बजट जॉन मथाई जी के द्वारा 28 फरवरी 1950 को पेश किया गया था। तो आपको ये ध्यान में रखना है, स्वतंत्रता से पहले किनके द्वारा पेश किया गया, स्वतंत्रता के बाद किनके द्वारा पेश किया गया, और भारतीय गणतंत्र की स्थापना के बाद बजट किनके द्वारा पेश किया गया। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि मोरारजी देसाई ने अब तक सर्वाधिक 10 बार बजट पेश किया है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि किसके द्वारा सर्वाधिक बार बजट पेश किया गया है। उनका नाम है मोरारजी देसाई। कितनी बार? 10 बार। देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी जी। भारत के ऐसे 3 प्रधानमंत्री रहे हैं जिनका नाम है जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी। इन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए भी बजट पेश किया है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि 2017 से पहले बजट फरवरी के अंत में पेश किया जाता था, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो 2017 से पहले बजट जो संसद में पेश किया जाता था वो फरवरी के अंत में किया जाता था, लेकिन अब कब किया जाता है? 1 फरवरी को। तो काफ़ी इसमें जो है चेंजेस आए हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कब से चेंजेस आए हैं, तो 2017 से चेंजेस आए हैं। इससे पहले बजट फरवरी के अंत में पेश किया जाता था, लेकिन 2017 के बाद 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि अंतरिम बजट को मिनी बजट और वोट ऑन अकाउंट दोनों ही कहा जाता है। ध्यान दीजिए, अंतरिम बजट को मिनी बजट और वोट ऑन अकाउंट दोनों कहा जाता है। अब हम बात करते हैं बजट 2021-22 के महत्वपूर्ण हाइलाइट्स की, महत्वपूर्ण पॉइंट्स भी कह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि स्वास्थ्य और कल्याण क्षेत्र में 2,23,846 करोड़ का खर्चा किया जाएगा। इस बजट में बोला गया है कि लोगों के स्वास्थ्य से रिलेटेड, उनके हेल्थ से रिलेटेड, जैसे आपको पता है कि पीछे भी काफ़ी कोरोना जो महामारी हुई है उसके कारण लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत ही ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा है। तो उनके स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, कल्याण करने के लिए इस क्षेत्र में 2,23,846 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। किस तरह से किया जाएगा? निवारक, उपचारात्मक
और कल्याण के जरिए, यानी कि बीमारी से पहले की सिचुएशन में सुधार, बीमारी जब हो जाती है एक व्यक्ति को तब किस प्रकार से उपाय किए जा सकते हैं, उनको उस बीमारी से बाहर निकाला जा सकता है, और उनके कल्याण से रिलेटेड। अगर हम बात करें कि स्वास्थ्य और कल्याण क्षेत्र में पिछला जो बजट था उसमें 137% ज़्यादा इसमें क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। तो ये पिछले बजट से 137% ज़्यादा है। 2021-22 कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ बजट में शामिल किए गए हैं। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, ध्यान दीजिए, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के जरिए 64,180 करोड़ बजट में शामिल किए गए हैं। हेल्थ सेक्टर पर निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही साथ पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना की शुरुआत भी की जाएगी। 6 साल में आपको जैसे मैंने बताया है 64,180 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 17 नए पब्लिक हेल्थ यूनिट शुरू होंगे। देश में 75,000 नए हेल्थ सेंटर बनाए जाएंगे और 602 ब्लॉक में क्रिटिकल केयर अस्पताल भी बनाए जाएंगे इसके तहत, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे बात करते हैं। मिशन पोषण 2.0 की शुरुआत की जाएगी। ध्यान देना है आप में, सप्लीमेंट्री पोषण और कार्यक्रम और पोषण अभियान का विलय होगा, यानी कि दोनों को मर्ज कर दिया जाएगा। मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क स्कीम लॉन्च होगी। 7 टेक्सटाइल पार्क 3 साल में बनाए जाएंगे, जो कि क्या है, कौन सी एक योजना है, मित्र योजना। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होगा, इसमें जो टेक्सटाइल यानी कि जो वस्त्र से, कपड़े से रिलेटेड जो भी उद्योग है उनको काफ़ी बूस्टअप मिलेगा। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन योजना का निर्माण किया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को 1,18,101 लाख रुपीस दिए जाएंगे। पूंजीगत व्यय को बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि माना जाता है कि राजस्व जो व्यय होता है उससे अच्छा पूंजीगत व्यय होता है। इसके लिए 5.54 लाख करोड़ रुपीस दिए गए हैं। आगे बात करते हैं। रेलवे बजट को 2030 तक अपडेट किया जाएगा। इसके लिए 1,10,055 करोड़ रुपीस दिए गए हैं। रेलवे के लिए राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तक लागू की जाएगी। तो आपको रेलवे बजट से रिलेटेड ये 2030 जो है उसको ध्यान में रखना है। 4 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी का निर्माण किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में 25,000 करोड़ सड़क परियोजना की घोषणा की गई है। सड़क से रिलेटेड अगर हम परियोजनाओं की बात करें तो असम में, केरल में, पश्चिम बंगाल में काफ़ी सड़क निर्माण योजनाओं को मंजूरी दी गई है। शहरी क्षेत्र में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 18,000 करोड़ की घोषणा की गई है। केरल राज्य के सड़क निर्माण परियोजना के लिए 65,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पुराने वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति, ध्यान दीजिए, स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति की घोषणा की गई है। इसके अंदर क्या है, इसमें 20 साल पर्सनल व्हीकल और 15 साल कमर्शियल व्हीकल जो पुराने हैं या अनफिट है उनको पुराने या अनफिट माना जाएगा। तो ध्यान दीजिए, 20 साल पर्सनल व्हीकल और 15 साल कमर्शियल व्हीकल को पुराने या अनफिट माना जाएगा। आगे बात करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आने वाले सालों में 8,500 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा। और यहाँ हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कॉरिडोर्स बन सकते हैं। कन्याकुमारी कॉरिडोर्स के लिए 65,000 करोड़ रुपीस शामिल किए गए हैं। तमिलनाडु हाईवे बनेगा, इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपीस दिए गए हैं। कोलकाता से सिलीगुड़ी रोड का अपग्रेडेशन किया जाएगा। निजी वाहनों के लिए 20 वर्ष के बाद फिटनेस परीक्षण का प्रस्ताव दिया गया है। एयर क्लीन के लिए 5 साल में 2,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो सेवा, 2 तरह की मेट्रो सेवा की शुरुआत होगी और मेट्रो के लिए ही 11,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया गया है। आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की कि शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की शुरुआत की जाएगी। किसकी शुरुआत?
शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की शुरुआत की जाएगी, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने पास स्वच्छता बनाए रखने के लिए। जो शहरी स्वच्छ भारत मिशन में 2.0 को 2021 से 5 वर्ष की अवधि में 1,41,678 करोड़ रुपए की कुल वित्त आवंटन किया जाएगा, यानी कि इस प्रकार की राशि दी गई है। काफी इंपॉर्टेंट है। अभी तक 5 राज्यों तक ही सीमित न्यूमोकोकल वैक्सीन की सुविधा अब पूरे देश में लागू होगी। अगर ये पूरे देश में लागू हो जाती है तो सालाना 5,000 से लेकर 50,000 तक जो बच्चों हैं उनकी जानों को बचाया जा सकता है। पब्लिक बस के लिए 18,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। रेलवे में मेक इन इंडिया पर जोर दिया जाएगा। हरित ऊर्जा स्रोतों से हाइड्रोजन उत्पादन के लिए हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन की शुरुआत की जाएगी। आगे बात करते हैं। गैस वितरण नेटवर्क के लिए सीएनजी और रसोई गैस वितरण सुविधा 100 जिलों में उपलब्ध करवाई जाएगी। तमिलनाडु में मल्टीपर्पज स्वीट पार्क स्थापित किए जाएंगे। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम स्टार्ट की जाएगी। ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये किस क्षेत्र से रिलेटेड है, तो ये कृषि क्षेत्र से रिलेटेड है। गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट की शुरुआत की जाएगी कहाँ पर? जम्मू कश्मीर राज्य में। गेहूं की अगर हम एमसीपी की बात करते हैं, गेहूं की हम एमएसपी की अगर बात करते हैं तो गेहूं की एमएसपी 1.5 हुई है। इससे क्या होगा? इससे देश में गेहूं उगाने वाले किसानों की संख्या क्या होगी? दुगनी होगी। देश भर में 100 सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। देश भर में 15,000 नए आदर्श स्कूल खोले जाएंगे। लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। उज्ज्वला योजना के तहत जैसे आपको पता ही है काफ़ी लोग इससे लाभार्थी हुए हैं। अब आने वाले समय में क्या किया जाएगा कि उज्ज्वला योजना के तहत 1 करोड़ लाभार्थियों को इस योजना में शामिल किया जाएगा। गोल्ड एक्सचेंज के लिए सेबी रेगुलेटर होगा। वाहक बिजली कंपनी खुद चुन सकेगी। ये बहुत बड़ा चेंज है, बहुत बड़ा एक परिवर्तन है। इंश्योरेंस एक्ट 1938 में संशोधन किया गया है, जिससे कि इंश्योरेंस कंपनियों में 74% तक एफडीआई को अनुमति दी गई है। आगे हम बात करेंगे पहले कितनी अनुमति थी और अब कितनी दी गई है। वित्तीय घाटे का लक्ष्य 0.9% से बढ़ाकर 9.5% किया गया है। माइक्रो इरिगेशन फंड के लिए 5,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सभी मजदूरों को न्यूनतम वेतन दिया जाएगा और प्रवासी मजदूरों के लिए खाद्य सुरक्षा योजना बनाई जाएगी। 750 एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल आदिवासी इलाकों में बनाए जाएंगे। बैंक डूबने पर अब ग्राहकों को 1 लाख की बजाय 5 लाख रुपए तक की मदद मिलेगी, यानी कि उनको रिटर्न किया जाएगा। और सरकारी बैंकों को भी 20,000 करोड़ की मदद दी जाएगी। मैंने आपसे एफडीआई की बात की थी, तो बीमा क्षेत्र में 74% तक एफडीआई की जाएगी। पहले ही कितनी फीसदी थी? 49%। तो इसकी बढ़ोतरी की गई है। अब बीमा क्षेत्र में 74% तक एफडीआई की जाएगी। 1,000 करोड़ रुपए टी वर्कर्स के लिए स्पेशल स्कीम बनाई जाएगी। इससे क्या होगा? इससे असम और पश्चिम बंगाल के जो टी वर्कर्स हैं उनको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। 75 साल से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को आरटीए भरने की छूट होगी, यानी कि 75 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे सीनियर सिटीजन जो केवल पेंशन और जमा से ब्याज पाते हैं, उन्हें टैक्स से राहत मिलेगी। हाउसिंग लोन पर मिली 1.5 लाख रुपए तक की अतिरिक्त राहत को अब और 1 साल के लिए बढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट है पेट्रोल पर 2.5 रुपये, डीजल पर 4 रुपये सेस लगाया जाएगा। टैक्स ऑडिट लिमिट 5 करोड़ से बढ़ाकर लगभग बिल्कुल डबल कर दी है। कितनी कर दी है? 10 करोड़। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत 30,000 किलोमीटर से ज़्यादा सड़कें बनाई जाएगी।
2023 2023-34 में वित्तीय घाटे का अनुमान 3% लगाया गया है, जो काफ़ी अच्छा है हमारे लिए। मोबाइल उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 2.5% की गई है, क्योंकि वहाँ के काफ़ी ऐसे उपकरण हैं जिसमें कि उन्होंने जो पैसे है वो काफ़ी बढ़ा दी है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की जाएगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि किस क्षेत्र में पीएम स्वास्थ्य की योजना की शुरुआत की जाएगी। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की जाएगी। आगे है आपका, शहरों के लिए जल जीवन मिशन लॉन्च किया जाएगा और कितने रुपीस दिए गए हैं? 2.87 करोड़ रुपीस। तो शहरों के लिए जल को बेहतर बनाने के लिए, उनकी जल काफ़ी ज़रूरी है सभी के लिए, स्थिति में सुधार करने के लिए इस प्रकार की बातें कही गई है और इसको ज़रूर ही वो लागू करेंगी। इसके तहत 2.86 करोड़ घरों को, घर जो होंगे उनको नल कनेक्शन दिए जाएंगे। 5 साल में 2.87 लाख करोड़ खर्च होंगे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। स्वामित्व योजना का सभी राज्यों में विस्तार होगा। वन नेशन वन राशन कार्ड से सभी राज्यों को जोड़ा जाएगा। इसका मतलब क्या है? जैसे हमारे प्रवासी मजदूर होते हैं, ठीक है, वो अपने काम के सिलसिले में एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं, तो वहाँ जाके उनको किसी प्रकार से राशन को चेंज नहीं करवाना पड़ेगा, राशन कार्ड को। वही एक ही राशन कार्ड उनका ऑल ओवर इंडिया में चलेगा। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को मजबूत किया जाएगा। नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन की शुरुआत की जाएगी। गगनयान मिशन डीप एसोसिएशन मिशन पर फोकस किया जाएगा, जिसमें एक बिंदु लग गया था, यानी कि एक विराम लग गया था कोरोना काल में, तो उसको हमेशा जारी रखा जाएगा। त्वरित न्याय के लिए ट्रिब्यूनल में सुधार के लिए उपाय किए जाएंगे। जनसंख्या की गणना डिजिटली होगी, जो देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान में रखना है। 2021-22 वित्तीय वर्ष में वित्तीय घाटा जीडीपी का 6.1% रहने का अनुमान है। 2020-2021 में वित्तीय घाटा 9.5% रहा है। तो अनुमान क्या लगाया जा रहा है? वित्तीय घाटा जीडीपी का 6.8% रहने का अनुमान है 21-22 में। मोबाइल फोन के कुछ उपकरण पर अब 0 की बजाय 2.5% कस्टम ड्यूटी होगी। साथ ही सब कुछ और उपकरण हैं जिसमें कि उतार चढ़ाव हुआ है। कॉपर पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 2.5% की गई है। कॉटन पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 10% की गई है। स्टील पर ड्यूटी घटाकर 7.5% की गई है। वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए 10 लाख से अधिक आबादी वाले 42 शहरी केंद्रों के लिए 2,217 करोड़ रुपीस दिए जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2021-22 में पीपीपी मोड प्रमुख बंदरगाहों द्वारा पेश किए जाने वाले 7 करोड़ से अधिक की 7 बंदरगाह बनाई जाएगी। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंसेंटिव स्कीम का ऐलान किया गया है और इसके लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। पूछ लिया जाएगा कि ये कौन सी योजना है, तो इस योजना का नाम है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजना, यानी कि PLI। तो यही है आपका जो बजट है 2021। जितने भी उसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उन सभी को हमने अपनी इस वीडियो में डिस्कस किया है। आई होप इससे रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज होंगी वो सारी, अब जो कन्फ्यूज़न होगी वो भी दूर होगी। आई होप आपको ये लेसन पसंद आया होगा। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।